हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपने पढ़ेंगे लेसन वंशागति के आणविक आधार, जो कि सबसे यानी 12th के बच्चे से मानते हैं कि ये सबसे कोई हार्ड लेसन है। तो इसमें से अपने जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो करेंगे। जैसे कि इसमें जो लिखे हुए हैं उनमें से जो अपने मुख्य बातें जो किताब के अनुसार या फिर अपने एग्जाम के हिसाब से और या फिर अपने नीट के हिसाब से देखें तो इम्पोर्टेंट बातें क्या हो सकती है उनके बारे में अपने बात करेंगे। पिछले अध्याय में अपने वंशागति प्रतिरूपों के अनुवांशिक आधार के बारे में पढ़ा है हमने। पहले भी हम यानी वंशागति के बारे में बहुत चीजें पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में वंशागति होती क्या है वो चीजें आप सारी जो है छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद में अपने बात करें, एक मिनट। फिर उसके बाद में अपने जो बात करें जैसे कि डीएनए क्या है या अनुवांशिकी पदार्थ क्या चीज है, उसके बारे में अपने बात करते हैं। डीएनए जिसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल है, जो कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। और कक्षा 11 में आप क्या पढ़ चुके हो कि न्यूक्लिक अम्ल है वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। सबसे पहले आप ये पढ़ चुके हो कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और कैसे मतलब ये डीएनए का निर्माण करता है, इसके बारे में अपने बात करेंगे। दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल हमें देखने को मिलते हैं जो सजीवों के अंदर है। कौन कौन से? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल और राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल जिसे हम डीएनए के नाम से जानते हैं, और राइबो न्यूक्लिक अम्ल जिसे हम आरएनए के नाम से जानते हैं। और अधिकतर जीवों में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। यानी जितने भी अधिकतर जो सजीव अपने देखने को मिलते हैं उनमें सबसे में क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए देखने को मिलता है। लेकिन जो कुछ विषाणु होते हैं उनके अंदर क्या है, आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में देखने को मिलता है। यानी सिर्फ अनुवांशिक पदार्थ जो विषाणु है ना उनके अंदर ही सिर्फ क्या है, आरएनए देखने को मिलता है अधिकतर। और अधिकतर जीवों में क्या देखने को मिलता है, डीएनए देखने को मिलता है। और इसका कारण भी अपने इस लेसन के अंदर ही चर्चा करेंगे कि डीएनए अधिकतर जीवों में क्यों पाया जाता है। लेकिन कुछ विषाणुओं में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन यह अधिकतर वाहक के रूप में कार्य करते हैं। यानी जो आरएनए है वो वाहक के रूप में कार्य करता है। यानी ये अपने क्या है, जो आगे की तरफ मतलब ये इनका जो रोग वाहक होते हैं उनमें क्या है, ये वाहक का कार्य करते हैं। करने का काम जो करता है, आगे जो संक्रमण का जो कार्य करता है वो आरएनए करता है। आरएनए के अन्य अतिरिक्त कार्य भी हैं, जैसे कि अनुकूलक अनुकूलक के रूप में, संरचनात्मक के रूप में, या कुछ स्थितियों में उत्प्रेरक अणु का भी कार्य करता है। न्यूक्लियोटाइड की जो संरचना है वो एकल इकाइयों से जुड़कर न्यूक्लिक अम्ल बहुलक बनने के बारे में आप पहले कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में डीएनए की संरचना, प्रतिकृति, डीएनए से आरएनए का निर्माण की विधि जो है, जैसे कि अनुलेखन है, अनुवांशिकी कूट यानी कोड क्या होते हैं, जो प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम को निर्धारित करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण यानी स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। वह इनके नियंत्रण के प्रारंभिक आधार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और पूर्ण न्यूक्लियोटाइड के जो क्रम के निर्धारण में जीनोमिक्स एवं नए महाकल्प को आरंभ हुआ है। इस अध्याय के अंतिम खंड में मानव जीनोम अनुक्रम की आवश्यक पहलुओं और उसके परिणामों के बारे में वर्णन करेंगे। तो अब चलो अपने स्टार्ट करते हैं ये लेसन डीएनए से। यानी जो पहला अपना टॉपिक रहेगा वो कौन सा है, डीएनए रहेगा। डीएनए डीएनए क्या चीज है? डीएनए तो डीएनए जिसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए की लंबाई सामान्यतः इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड पर डिपेंड करती है। यानी वो कितना न्यूक्लियोटाइड है, वो मतलब कितने न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर पाए जाते हैं उसी आधार पर वो क्या है, उसकी लंबाई उतनी ही हो सकती है। यानी डीएनए की लंबाई है वो किसी न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने पर डिपेंड करती है। ऐसा कोई कुछ नहीं है कि इतने न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो ये डीएनए बनेगा। यानी जितने न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे डीएनए की लंबाई उतनी उतनी होती जाएगी। और जो डीएनए की लंबाई है वो किसी जीव की विशेषता हो सकती है। यानी किसी जीव विशेष में क्या है, यानी अगर कोई विशेष प्रकार का जीव है तो उसके अंदर विशेष प्रकार का डीएनए आपको देखने को मिलेगा। तो जीवाणु भोजी है उसके अंदर मतलब उसका जो जिसे जीवाणु भोजी जिसे 174 कहते हैं, जिसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलते हैं। और जीवाणु भोजी है उसके अंदर लैम्डा में 48,502 क्षार युग्म देखने को मिलते हैं। और हिस्टेरिया कोलाई में 4.6 इंटू 10⁶ क्षार युग्म है। मनुष्य के अगुणित डीएनए में
3.3 इंटू 10⁹ क्षार युग्म देखने को मिलते हैं। यानी इनकी लंबाई अलग अलग हो सकती है। ये कोई विशेष प्रकार के जीव है तो उनके अंदर विशेष प्रकार की लंबाई आपको देखने को मिलेगी। आगे देखते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना, यानी अपने जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, यानी जो भी अपने यानी डीएनए या आरएनए देखते हैं तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। तो इसकी जो लंबाई है या संरचना वो कैसी होती है उनके बारे में अपने बात करेंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला यानी डीएनए या आरएनए की रासायनिक संरचना संक्षेप में निम्न है। इनमें क्या है, 3 घटक देखने को मिलते हैं। यानी अगर कोई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है वो 3 चीजों से बनी हो सकती है। इसके अंदर नाइट्रोजनी क्षार पाए जाएंगे, पेंटोस शर्करा पाई जाएगी और फास्फेट ग्रुप देखने को मिलेगा। और पेंटोस शर्करा जो है वो या तो राइबोज हो सकती है या डीऑक्सीराइबोज हो सकती है। अगर राइबोज होती है तो आरएनए है, डीऑक्सीराइबोज होती है तो वो डीएनए है। अब बात करते हैं नाइट्रोजनी क्षार की। यानी अगर आप हेडिंग डाल के लिख रहे हो तो पहले आप इतना लिख सकते हो कि डीएनए के 3 या इसके पॉलीन्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस शर्करा और फास्फेट ग्रुप। और उसके बाद में अगर आप एक एक करके लिखें, यानी नाइट्रोजनी क्षार हेडिंग डालें और 2 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन। यानी नाइट्रोजनी क्षार है वो 2 प्रकार के होते हैं, पायरिमिडीन और प्यूरिन्स। प्यूरिन्स कौन से होते हैं, जिन जो एडिनिन व गुआनिन, और पायरिमिडीन होते हैं वो साइटोसिन और यूरेसिल और थाइमिन। यानी पायरिमिडीन है वो 3 प्रकार के हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। और प्यूरिन्स है वो एडेनिन व गुआनिन 2 प्रकार के। यानी टोटल अगर अपने नाइट्रोजनी क्षार की बात करें तो ये 5 होते हैं। और जो साइटोसिन है वो डीएनए आरएनए दोनों में मिलता है। जो साइटोसिन है वो डीएनए और आरएनए दोनों में मिलेगा, जबकि थाइमिन है वो डीएनए में मिलता है सिर्फ। यानी अगर मैं बात करूं, यानी गुआनिन, यानी इसको छोटा करना दो, कहाँ से होगा, साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में मिलता है, जबकि थाइमिन है वो डीएनए में मिलता है। थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आरएनए में मिलता है। यानी अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए में विशेष प्रकार से यूरेसिल देखने को मिलेगा, और थाइमिन है वो स्पेशली सिर्फ डीएनए में देखने को मिलता है। यानी थाइमिन, अगर थाइमिन है तो वो डीएनए के अंदर देखने को मिलेगा, अगर यूरेसिल है तो आरएनए के अंदर देखने को मिलता है। यानी स्पेशली अगर अपने बात करें तो थाइमिन और यूरेसिल है वो बदलते रहते हैं दोनों के अंदर। यानी अगर यूरेसिल आता है तो आरएनए होगा, अगर थाइमिन आता है तो डीएनए होगा, और बाकी जो क्षार है वो सारे सेम ही पाए जाएंगे। नाइट्रोजनी क्षार नाइट्रोजनी ग्लाइकोसाइड्स सिडिक बंध द्वारा पेंटोस शर्करा से जुड़े होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार है वो कैसे जुड़े होते हैं पेंटोस शर्करा से, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा। यानी जो नाइट्रोजनी क्षार है वो पेंटोस शर्करा से जुड़े होते हैं, वो ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जो कि पहले कार्बन पर हाइड्रोक्सिल से जुड़कर क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड बनाता है। यह न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है कि अगर कोई पेंटोस शर्करा है और उसके साथ में अगर नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा हुआ है तो उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जैसे कि एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन और ग्वानोसिन या डीऑक्सी ग्वानोसिन, और साइटिडीन या डीऑक्सी साइटिडीन, यूरिडीन और या डीऑक्सी थाइमिडीन। जब फास्फेट समूह फास्फोएस्टर बंध द्वारा न्यूक्लियोसाइड के 5वें कार्बन के हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ जाता है तब संबंधित न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। यानी जैसा न्यूक्लियोसाइड उसके साथ में जुड़ेगा तो वैसे उसका मतलब न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाता है। और जो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है वो जो फास्फेट समूह है वो फास्फोएस्टर बंध के द्वारा जुड़ता है। यानी हमने यहाँ पढ़ा कि नाइट्रोजन है वो ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ता है, और फास्फेट है वो फास्फोएस्टर बंध द्वारा जुड़ता है। और जो फास्फेट समूह है वो 5वें कार्बन पर जुड़ेगा, जो नाइट्रोजन है वो ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ता है, एक बात। और दूसरी बात ये कि फास्फेट समूह है वो फास्फोएस्टर बंध द्वारा
न्यूक्लियोसाइड के 5वें कार्बन पे जुड़ेगा। और दूसरी बात, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन है वो, नाइट्रोजन क्षार है वो पहले कार्बन पे जुड़ेगा और 5वें कार्बन पर है जो फास्फेट समूह जुड़ेगा। दूसरी बात, आगे चलते हैं अपने, हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ जाता है जबकि संबंधित न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। दो न्यूक्लियोटाइड दो न्यूक्लियोटाइड 3 और 5 यानी तीसरे और 5वें फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड बनाता है। यानी जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो वो फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़ेंगी और ये डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेंगे। इस तरह से कई न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। यानी अब तक हमने ये पढ़ा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला यानी डीएनए का निर्माण कैसे होता है या आरएनए का निर्माण कैसे होता है, यानी न्यूक्लियोटाइड है वो कैसे बनती है। अब मैं एक बात सिंपल से आपको बता देता हूँ कि न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं और न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं। इसको अपने साइड कर देते हैं। फास्फेट समूह पाया जा रहा है और नाइट्रोजनी क्षार पाए जा रहे हैं और उसके बाद साथ में पेंटोस शर्करा भी पाई जा रही है। यानी कोई शर्करा पाई जा रही है, शुगर पाई जा रही है, इसको ऐसा लिख लेते हैं। अगर शुगर पाई जा रही है, नाइट्रोजनी क्षार पाए जा रहे हैं और फास्फेट समूह, ये अगर ये तीनों पाए जा रहे हैं तो हम इसको कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और हम इसे कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड कब कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड जब इसके अंदर फास्फेट समूह है और नाइट्रोजनी क्षार अभी उपस्थित नहीं है। यानी फास्फेट समूह पाया जा रहा है, फास्फेट समूह पाया जा रहा है और शुगर पाई जा रही है। जब ये दोनों उपस्थित है हम इसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। और आगे चलते हैं। इस तरह से निर्मित बहुलक के राइबोज शर्करा के 5वें किनारे पर स्वतंत्र फास्फेट समूह मिलता है। यानी 5वें किनारे पर क्या पाए जाते हैं? स्वतंत्र फास्फेट समूह मिलता है, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का 5वां किनारा कहते हैं। यानी 5वें कार्बन पर आपको फास्फेट समूह देखने को मिलता है, जिसे हम न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का जो 5वां किनारा कहा जाता है। ठीक इसी तरह के बहुलक दूसरे किनारे पर शर्करा मुक्त तीसरा हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा होता है। यानी इधर एक साइड पर 5वां किनारा देखने को मिलेगा, यानी 5वें किनारे पर क्या है? जो फास्फेट समूह जुड़ा होता है। और इधर अगर वो न्यूक्लियोटाइड बन चुका है तो उसके उसमें जो 5वें किनारे पर, इधर वाले 5वें किनारे पर फास्फेट समूह और इधर तीसरे किनारे पर शर्करा मुक्त देखने को, हाइड्रोक्सिल समूह देखने को मिलेगा। इस चित्र को अपने थोड़ा सा समझ लेते हैं। तीसरा हाइड्रोक्सिल समूह है जो कि इधर देखें तो ये 5वें किनारे पर क्या हमें फास्फेट समूह देखने को मिल रहा है और इधर देखें तो ये तीसरे किनारे पर हाइड्रोक्सिल समूह देखने को मिल रहा है। अब ये तो था जो ये फास्फेट समूह जो इसके साथ में जुड़ा हुआ है, ये फास्फेट समूह तो इसके साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर इस श्रृंखला के इधर वाले हिस्से की बात करें, एक हिस्से की, तो इस एक हिस्से पे तो क्या है? इस एक हिस्से पर यह तीसरे नंबर पे हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है और इधर क्या है? फास्फेट समूह में ये स्वतंत्र फास्फेट समूह पड़ा रहता है और ये 5वें किनारे पर जुड़ा हुआ है। जो कि हमें परिभाषा के अंदर बोला गया था कि एक साइड पे फास्फेट समूह है वो स्वतंत्र रूप में पड़ा रहता है, तो ये स्वतंत्र रूप में ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। और इधर एक दूसरे हिस्से पर यानी बात करें तो दूसरे हिस्से पर क्या है? ये यहाँ पर हमें हाइड्रोक्सिल समूह है जो देखने को मिलेगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के आधार का निर्माण कौन करता है? फास्फेट समूह करता है और शर्करा करती है। यानी अगर आपसे पूछे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का आधार क्या है, तो आप कहोगे कि शर्करा और फास्फेट समूह मिलकर क्या करते हैं? शर्करा और फास्फेट समूह दोनों जब मिलते हैं तो इसके आधार का निर्माण करते हैं। यानी
ये हम कह सकते हैं कि इसके डीएनए या आरएनए की कोई जो बैकबोन होती है वो शर्करा या फास्फेट समूह होता है। ठीक है, जब ये दोनों साथ में जुड़ते हैं तो ये इसको क्या करते हैं, स्थायी बनाते हैं और इसको पकड़ के रखते हैं। मतलब कि इनकी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है इसको कंट्रोल करने का काम इन सब के इनके पास में होता है, शर्करा और फास्फेट समूह। ये नाइट्रोजनी क्षार है वो शर्करा और फास्फेट समूह के सहारे ही मतलब एक साथ में जुड़ते हैं और ये मतलब पीछे की तरफ इनको नाइट्रोजनी क्षारों को पकड़ के रखते हैं। नाइट्रोजनी क्षार शर्करा के अंश से जुड़ा होता है, यानी नाइट्रोजनी क्षार है वो शर्करा से जुड़ा होता है जो आधार से प्रक्षेपित होता है। अब आगे बात करते हैं। आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष के राइबोज की दूसरी जगह पर एक अतिरिक्त हाइड्रोक्सिल समूह स्थित होता है और आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल मिलता है। यानी आपने ये बात पहले ही कर ली कि जो आरएनए में क्या है, हमें थाइमीन की जगह यूरेसिल देखने को मिलेगा और जो आरएनए है उसके अंदर क्या है, दूसरा जो कार्बन होगा उस पर क्या है, दूसरे कार्बन पर एक अतिरिक्त हाइड्रोक्सिल समूह देखने को मिलता है। यानी आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड का जो अवशेष होता है, जो आरएनए होता है उसके अंदर यानी जो दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन पे क्या है, अतिरिक्त OH समूह यानी हाइड्रोक्सिल समूह देखने को मिलता है। और जो डीएनए होता है उसके अंदर जो हाइड्रोक्सिल समूह है उसमें से ऑक्सीजन हटी होती है, तो इसकी वजह से हम कह देते हैं कि इसमें एक ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है आरएनए की अपेक्षा। तो इसलिए आरएनए की अपेक्षा उसमें एक ऑक्सीजन कम पाई जाती है, तो इसे हम कह देते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कह देते हैं। और इसमें क्या कमी है, और इसमें यानी जो डीएनए के अंदर थाइमीन पाया जाता है और इसके अंदर यूरेसिल पाया जाता है, बस इतना कुछ देखने को मिलता है। तो आगे की वीडियो में ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके आगे वाली जो वीडियो है उसमें अपने आगे के चैप्टर पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।